नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उपासना स्थल कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक वो इस मामले पर सुनवाई कर रहा है तब तक देश में कहीं और इस कानून को चुनौती देने वाले मामले दर्ज न किए जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला इस न्यायालय के तहत विचाराधीन है, इसलिए हम ये उचित मानते हैं कि कोई नया मामला दर्ज न किया जाए, कोई नया केस दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक किसी अदालत में लंबित मामलों में कोई प्रभावी अंतरिम या फाइनल आदेश न पारित किया जाए। इसमें सर्वे का आदेश भी शामिल है। साथ ही केंद्र से इस बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। बता दें, निचली अदालतें लगातार सर्वे जैसे काम करने के आदेश जारी किए जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोका है। अब देखते हैं कि सीजीआई खन्ना क्या फैसला देते हैं। बता दें, उपासना स्थल कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन निचली अदालतें सर्वे का आदेश पारित कर दे रही थी, जिसके बाद हिंसा जैसी घटनाएं हो रही थी। सुनवाई के दौरान सीजीआई खन्ना ने कहा कि वो इस कानून की संवैधानिक वैधता, इसकी रूपरेखा और दायरे का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए उन्हें देश भर में लंबित मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन वीएचपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए विवादित बयानों की चौतरफा आलोचना हो रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत केवल बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। अब कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सांसदों से जस्टिस यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैथोलिक समुदाय की शीर्ष संस्था सीबीसीआई ने बुधवार को एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि भारत में कानून बहुसंख्यकवादी शासन नहीं है। सीबीसीआई ने कहा कि बहुसंख्यकवादी शासन अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है। कैथोलिक संस्था ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस व्यक्ति को देश के संविधान और उसकी नैतिकता पर भरोसा नहीं है, उसे भारत में न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जज बनना तो दूर की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की वीएचपी के एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जायज ठहराया। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। इस कार्यक्रम में दिए उनके बयान पर विवाद हुआ और अब विपक्षी दल मौजूदा संसद सत्र के दौरान जस्टिस शेखर यादव पर चर्चा चाहते हैं। विपक्षी दलों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने संबंधी नोटिस पर भी साइन किए हैं। इसी से जुड़ा सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश शेखर यादव जी ने जो बयान दिया है वो 200% सही है। इसमें यह देखने की जरूरत है कि वो कहाँ बयान दे रहे थे, किस मंच पर थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर थे, वो एक सही मंच था। माननीय न्यायाधीश महोदय शेखर यादव जी ने कोई कोर्ट में ऐसी बात नहीं की है। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जानकारी मांगी है। वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के चालू शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। सबसे पहले ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और फिर इस पर सभी सियासी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। आखिर में ये बिल संसद में लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। एक साथ एक चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए अहम वादों में से एक था। यह कदम मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद उठाया है। कमेटी ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे अहम एनडीए साथियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। समझा जाता है कि दोनों विधेयक मौजूदा संसद सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और कुछ ही मिनटों में ये संयुक्त संसदीय समिति के पास जाएगा, जिसका गठन सदन द्वारा किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन की समय सीमा की पुष्टि नहीं की है कि क्या एक साथ एक चुनाव 2029 या 2034 में शुरू होंगे।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को बताया कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर दी अपनी टिप्पणी के लिए लिखित में माफी मांग ली है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सत्ता पक्ष के सांसदों ने कल्याण बनर्जी की टिप्पणी के मुद्दे को उठाया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने लिखित माफी की जानकारी देते हुए कहा, कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और किसी भी सदस्य, विशेष रूप से महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह सदन की गरिमा मर्यादा के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सहमति असहमति सकारात्मक व्यंग भी हुए हैं यहाँ, लेकिन कोई विशेष टिप्पणी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस संबंध में क्षमा मांग ली है और लिखित में मुझे दे दिया है। बता दें, बुधवार को टीएमसी सांसद ने कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सत्ता पक्ष लगातार विरोध जता रहा है। मोदी सरकार बैसाखियों पर बताई जाती है। बैसाखियां हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अब बीजेपी बैसाखियों को हटाने के मूड में है और इसकी शुरुआत वो महाराष्ट्र से कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब सांसदों को लेकर ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के कुछ सांसद हमारे संपर्क में हैं। इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में शरद पवार की पार्टी के नेता हैं। ऐसे में वो किसी भी वक्त या कुछ समय बाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के 5 से 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। केंद्र व मंत्री पद या अन्य कोई जिम्मेदारी का आश्वासन मिलता है तो ये सांसद इस्तीफा देकर चुनाव का सामना करने की तैयारी में है। बता दें, बीजेपी की नजर अब 272 के आंकड़े पर पहुंचने की है। वो और जगह भी ऑपरेशन लोटस चला सकती है और अगर बीजेपी 272 पर पहुंच गई फिर नीतीश कुमार और नायडू का बैसाखी का कोई वजन नहीं रहेगा और मोदी नीतीश और नायडू के विरोध पर जो कुछ फैसले रोक लेते हैं वो उनको नहीं करना होगा। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भ्रष्टाचार के रास्ते से मिले हुए पैसों के दम पर लोकतंत्र खरीदने का प्रयास ऑपरेशन लोटस है। नाना पटोले ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। केंद्र में सत्ता स्थापित करने के लिए बीजेपी को सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ लोकसभा सदस्य ऑपरेशन लोटस के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि पार्टी से सपोर्ट न मिलना और पार्टी के मुखिया द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण चुनाव क्षेत्र की समस्या के समाधान नहीं होने से एमवीए के सांसद नाराज हैं और सत्तारूढ़ महायुति के साथ जाना चाहते हैं। इससे चुनाव क्षेत्र का विकास होगा और जनता की समस्याएं हल होंगी, ऐसा विपक्षी सांसद सोचते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन को लेकर बने सस्पेंस के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात पवार के 6 जनपद आवास दिल्ली में हुई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने शरद पवार को शुभकामनाएं दी। अजित पवार ने कहा कि मुलाकात के दौरान पारिवारिक बातचीत के साथ साथ सियासी बातचीत भी हुई। एकनाथ शिंदे नाराज थे, एकनाथ शिंदे मान गए थे और अब एक बार फिर से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। खबरें हैं कि महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार 11 दिसंबर को दिल्ली में थे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन नेताओं को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करनी थी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे का भी शामिल होना था, लेकिन वो दिल्ली गए ही नहीं। इधर बीती रात फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सारी कवायद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा रसूखदार कैबिनेट पोर्टफोलियो हासिल करने की है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की प्रमुख जांच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून पीएमएलए के तहत जितने भी मामले 2019 के बाद दर्ज किए गए उनमें से 5% से भी कम मामलों में सजा सुनाई गई। यानी ईडी के अधिकतर मामले अदालतों में धराशायी हो गए। बार बार इस बात की पुष्टि हुई है कि ईडी सिर्फ राजनीतिक बदला लेने की भावना से ऐसे केस दर्ज करती रही है। हालांकि ईडी ने हमेशा ऐसे राजनीतिक दबाव में काम करने से इनकार किया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में सवाल किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब में कहा कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों में सजा हुई है, जबकि केवल 257 मामले ट्रायल तक पहुंच सके। ऐसे सभी मामले 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच के हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। पीड़िता के परिवार की तरफ से ही राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई गई थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर उनकी परेशानी जानी। इस दौरान राहुल के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। परिवार ने बताया कि जो वादे उनसे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हर समय घर पर पुलिस का पहरा रहता है, जिसके कारण वो पिछले 4 सालों से कैद में रह रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा की बातचीत के बाद राहुल हाथरस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी निराशा के शिकार हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है और अदालत में मामला चल रहा है। आप कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप पटरी से उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा ना करें। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई राज्य में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये जानकारी रामपुर खास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को यूपी विधानसभा को सत्र के दौरान घेराव का निर्णय लिया गया है। आज यूपी की सरकार हर विषय पर फेल है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण की एक विवेचिका आज चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है। दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित 1000 रुपए की आर्थिक मदद पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने वित्तीय बजट में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने और आर्थिक बोझ का हवाला देकर इसे रोका है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का प्रस्ताव किया, जबकि वित्त विभाग का कहना है कि इस अकेली योजना की वजह से सब्सिडी पर सरकारी खर्च 15% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी। फिक्की और क्वेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सर्वे में बताया गया है कि कंपनियों ने पिछले 4 साल में जमकर मुनाफा कमाया, बावजूद इसके कर्मचारियों की सैलरी में मामूली इजाफा हुआ। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 साल में कंपनियों के मुनाफे में 4 गुना की वृद्धि हुई, जबकि कर्मचारियों की सैलरी मामूली रूप से बढ़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है और कॉर्पोरेट जगत से इस बारे में जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने गुरुवार को कहा कि वो अंत तक लड़ते रहेंगे। यून ने गुरुवार को टेलीविजन पर संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते मार्शल लॉ घोषित करने के अपने चौंकाने वाले फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास लोकतंत्र के पतन को रोकने और विपक्ष की संसदीय तानाशाही का मुकाबला करने के लिए एक कानूनी फैसला था। बता दें, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून के इस्तीफे या महाभियोग की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि यून ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।